प्रेस वार्ता लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह अपने साथी दीपक यादव के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हैं क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र महिला मोर्चा भाजपा की अर्चना शुक्ला जी। वर्तमान समय में जो अभी हालात चल रहे हैं, देश में अभी भाजपा की सरकार है और विपक्ष और उसके साथ साथ जनता में जो ऊहापोह है, जनता में बहुत सारे सवाल हैं। उन सवालों का जवाब हम आज अर्चना जी से जानेंगे। खास करके जो 3 कृषि कानून अभी हमारे देश में वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं, उनका बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा। और भी प्रदेश और देश में बहुत से ऐसे हालात हैं जिनके बारे में हम आज इनसे चर्चा करेंगे। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हमारा है कि अभी दिल्ली में जो किसान अभी आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनके 3 कृषि कानूनों को वो काला कानून मान रहे हैं और सत्ता पक्ष का कहना है कि इसके लिए विपक्ष और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो गलत तरीके की जानकारियां फैला रहे हैं देश में और इस तरह की मनगढ़ंत चीज़ें उन कानूनों के बारे में बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? आप भाजपा का एक महत्वपूर्ण पद निर्वहन कर रही हैं काशी क्षेत्र में, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी वार्ता में, आज की बातचीत में हमको आपने चुना। फिर मैं अपने शीर्ष संगठन के नेतृत्व में, जो जिनके नेतृत्व में हम सभी कार्य कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि हमें भारतीय जनता पार्टी के एक जो पूरे विश्व स्तर की एक पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, हमको उसके माध्यम से कार्य करने का और जनता के बीच में जाने का अवसर मिल रहा है। आपने कृषि कानूनों की चर्चा किया कि जो काला कानून है, तो उसके पहले मैं थोड़ा सा ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूँगी कि जिस समय भाजपा नहीं थी, 70 साल इन लोगों ने जो यहाँ पे जो व्यवस्था को पूरा चरमरा के रखा हुआ था, भारत की जो स्थिति थी, कितने अंतर्राष्ट्रीय ऐसे मुद्दे थे जिसको इन लोगों ने केवल उसको जीवित करके रखा हुआ था। उन मुद्दों का कोई निराकरण नहीं होता था, जैसे राम मंदिर मुद्दा, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कश्मीर का मुद्दा, 35 से 370, 3 तलाक, ऐसे अनेक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे रहते थे जिनको इन लोगों ने केवल अपनी सत्ता के हनक को बनाए रखने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखने के लिए उस चीज़ को बनाए रखा। कभी भी इन्होंने जनता का भला नहीं किया है। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हम कहते हैं, डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपने सड़कें दे दिया और आप कह रहे हैं कि हाँ, यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, यहाँ कुछ भी नहीं होता था। ऐसा नहीं है। राजा महाराजाओं का समय था, ये तो वैदिक काल से हमारे यहाँ सारी चीज़ें थीं। जब यहाँ पे राजा महाराजाओं, कितने लोग यहाँ पे शासन करके, यहाँ पे वैदिक काल में जो अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल होते थे, आज हमारे जो पुराने इतने मंदिर और इतनी विरासत या संस्कृति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, वो ऐसे तो नहीं कि बिना शस्त्र के लड़ते थे, सारी चीज़ें पहले भी थीं, लेकिन आपने केवल जनता को या आपने उनको बहका के रखा। हमारा जो आपसे सवाल, हमारा जो सवाल है अर्चना जी, वो सिर्फ अभी के हालात पर कृषि कानून को लेकर है। आप बहुत सारे जगहों पर जाती होंगी, आयोजनों में जाती होंगी और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप काम कर रही हैं, भाजपा के नेतृत्व में काम कर रही हैं। कृषि कानूनों का विरोध किसान कर रहे हैं। आपके हिसाब से, आपकी सरकार के हिसाब से उन कृषि कानूनों में ऐसी क्या खासियत है कि उसका विरोध नहीं करना चाहिए? कृषि कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में वो लाया गया है, वो बहुत ही अच्छा एक्ट है। उसमें बिचौलियों के माध्यम को उसमें ख़त्म करने की कोशिश की गई है। किसानों को मंडी व्यवस्था नहीं समाप्ति की गई है, ना ही उनकी MSP ख़त्म की गई है, जो ये लोगों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं। उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि अब किसान केवल अपने मंडी तक में ही सीमित नहीं रहेगा, वो पूरे भारत में कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है और वो होना भी चाहिए। लेकिन अभी तक कोई ऐसी निश्चित MSP, जो एक गारंटी होती है MSP की, वो तो अभी सरकार द्वारा नहीं दी गई है। उसमें कहीं ये भी नहीं लिखा है कि आपकी गारंटी ख़त्म की जा रही है या MSP हटाई जा रही है।
ऐसा तो नहीं लिखा हुआ जब है। गारंटी है ही नहीं तो हटाने की बात अलग बात हो जाती है। सर, हाँ, किसानों का कहना है कि मतलब ये जो कानून लाए हैं पिछले आप दरवाजे ये से लेकर आए बताइए, हैं, आप ये इन बताइए, पर ना ही कोई चर्चा करी गई है किसानों के साथ में, ना ही कोई बराबर समिति। चर्चा की गई है, जी। बराबर चर्चा की गई है और कितनी सारी वार्ताएं की गई हैं। विपक्ष बात करने को नहीं तैयार है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटियां बनाई। उन्होंने भी कहा वार्ता करने के लिए, ये वार्ता के लिए कोई उनका प्रतिनिधि मंडल एक होता है। आप पूरे हजारों लोगों को लेके जो कोई प्रधानमंत्री के पास आप जा रहे हैं, आप कृषि मंत्री के पास जा रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल आपका होगा। वो प्रतिनिधि मंडल नहीं होता है इनका। वो कहते हैं हमसे बात करें, हमसे सड़क पे आके बात करें। सड़क पे आके कोई बात करता है? आपका एक मंडल होना चाहिए जो 6, 7, 8, 10 लोगों की कमेटी होनी चाहिए। वो कोई वार्ता करने को तैयार ही तो नहीं होते हैं। जैसे उनसे ये जब पूछा जाता है कि कृषि कानून में ऐसा क्या है, बिंदु तो बताइए आप, तो बिंदु तो बता नहीं पाते हैं। अननेसेसरी लोगों को बहकाने का केवल कार्य कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर आपने बताया कृषि मंत्री हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं कि जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये खालिस्तानी है। भारत में या पूरे विश्व में खालिस्तान नाम का कोई अभी तक ऐसा देश नहीं है, फिर भी ये शब्द आपके पार्टी के लोग यूज करते हैं। किसानों के लिए यूज करना कहाँ देखिए, जो भी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के अराजकता मचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। 26 जनवरी को इतना दुर्भाग्यपूर्ण वो दिवस रहा कि वो हम किसी ने भी कल्पना नहीं किया था कि वो इस तरह की एक्टिविटी करेंगे, लेकिन उन्होंने परमिशन लेने के बाद भी इस तरह तोड़फोड़ और लाल किले पे चढ़ के वहाँ पे इस तरह से झंडे का हमारे अपमान किया है। भारत इसको कभी नहीं भूल सकता वो है। कह रहे हैं कि जो बीजेपी की प्री आप प्लानिंग ये बताइए, बीजेपी आंदोलन को बदनाम करने के लिए बीजेपी की क्या पूरी रिकॉर्डिंग आई है और आपके सामने आपकी मीडिया के द्वारा आई है, किस तरीके से उन्होंने ये पुलिस वालों को मारा है, किस तरीके से उन्होंने वो गिर गिर के चू के गिर रहे थे दीवारों से और उन लोगों ने पकड़ के मारा है। उनकी सारी वीडियो, उनके बहुत सारे सबूत आए हैं और उनके पे कार्रवाई की भी जा रही है। आपने कहा झंडे का अपमान किया गया, झंडा तो अपनी जगह पर था, बगल में झंडा लगाया गया। तिरंगे का बगल में झंडा लगाया गया? तिरंगा अपने स्थान पर लहरा रहा था और ये बात क्यों में लगाया? क्यों लगाया? ऐसे में तो आप भारतीय झंडे का अपमान कर रहे हैं। 1948 की घटना याद दिलाते हैं आपके ही संगठन की। ये भारत देश ऐसा है, यहाँ पे नमक रोटी में लोग गुजारा कर लेते हैं, लेकिन वो केवल राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं पसंद करते हैं। हमारे जो चीज़ें अभी तक छुपी हुई थी, जैसे कहते हैं ना गटर का ढक्कन बंद रहता है, तो वो ढक्कन अब उठ गया है। उनकी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। आस्तीन के जितने सांप हैं वो निकल के फुफकार रहे हैं। तो उनकी सारी चीज़ें, इसका क्या समाधान है? इसको लेकर आप क्या समाधान कर रही है आपकी देखिए, पार्टी? किसानों में एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पश्चिमी यूपी और आपका पंजाब और आपका हरियाणा, इसके अलावा कहीं भी आपको उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन दिखा? कहीं नहीं दिखा। भारत के किसी और भूभाग में आपको दिखा? ऐसा कुछ नहीं है कहीं, क्योंकि किसान समझदार हैं। मैं तो खुद कृषि एग्रीकल्चर पे कार्य कर रही हूँ और मैंने खुद किसानों के बीच में जाके इस चीज़ को पूछा कि भैया आपको कुछ इसकी जानकारी है? उन्होंने कहा मैडम हमको तो कभी कुछ मालूम ही नहीं, कौन सा कानून आया, कौन सा विरोध हुआ, कौन सा क्या हुआ। जब मैंने पूछा कि आपकी फसल कहाँ बेची जाती थी अभी तक, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा प्रधानमंत्री जो इसमें किसान निधि आई है उनको मैंने इसके लिए भी पूछा। उन सब ने हाथ उठा के कहा एक लाइन से कि हाँ, किसान सम्मान निधि हमारे खाते में आई है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो इस सरकार में आई है, नहीं इसके पहले कभी नहीं आती थी, और डायरेक्ट ट्रांसफर उनके अकाउंट में हो रहा है केवल एक क्लिक से और डिजिटल माध्यम से। पिछले समय में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता नेता गए थे गाँवों में, उनका विरोध करा गया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हिंसा भी हुई इसमें, जो संजीव बालियान है केंद्रीय मंत्री, उनका कार्यक्रम था बागपत में, तो उसमें कार्यक्रम में हिंसा भी हुई थी काफ़ी, तो उसको लेकर इस तरीके से विरोध करा गाँव वालों ने, वो कहाँ तक ठीक है? किस गांव में? अब जैसे ये प्लान बन रहा है कि जगह जगह पर जा करके, जैसे किसान आंदोलन तो चल रहे हैं, लेकिन जगह जगह जा करके जहाँ पर खास करके जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उन राज्यों में जा करके ये कैंपेन चला रहे हैं कि हम किसी को भी वोट दें बट भाजपा को न दें। इस तरीके कैंपेन किसान आंदोलन द्वारा चला जा रहा है और कई जगह के विधायकों को गांव में एंट्री करने को रोक दिया गया और इवन कि आपके विधायक कह चुके हैं भाई हमको अगर उस गांव में जाना है तो हमको लोहे के कच्छे तक पहनने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं आपके विधायकों के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और जनता बहुत समझदार है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी भाजपा का परचम लहराएगा। वहाँ पे जिस तरीके का हमको समर्थन मिल रहा है और आने वाला समय आपको बताएगा कि वहाँ पे बिल्कुल भाजपा ही रहेगी। बड़ा प्रश्न ये है कि किन आधारों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है इन राज्यों में? भाजपा कई सारे मुद्दे हैं, हमने जिन मुद्दों को करके दिखा दिया है ये हर देश का नागरिक समझ रहा है। हमारे यहाँ एक
जो 1.25 अरब की जनसंख्या है, वो सभी एक एक आदमी इस चीज़ को समझ रहा है कि कांग्रेस का नकाब उतर चुका है, सपा बसपा का नकाब उतर चुका है, टीएमसी का नकाब उतर चुका है, पब्लिक समझ चुकी है और कार्यकर्ता तन मन धन से जनता के बीच में जाके सरकार की नीतियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग भी जनता में जाते हैं, हम लोग भी पब्लिक के बीच में जाते हैं और कहीं भी ऐसा भाजपा के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं माहौल है। ये जो विपक्ष है उनकी ज़मीन खिसकती उनको दिख रही है, उनको लग रहा है कि 70 साल से जो हम मलाई काट रहे थे और वो चीज़ उनको अब लग रहा है कि एक बारगी किसी के हाथ से कोई चीज़ निकलेगी तो वो फनफनाएगा ही। तो वो ये सब चीज़ें हैं, उनकी छटपटाहट देखने को मिल रही है। जैसे अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री होकर के वो कहाँ सड़कों पर जाएंगे उन के लोगों के बीच में, जैसे आपने कहा कि एक मंत्री एक बात करने के प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए, प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी आकर के कुंभ में पैर धो देते हैं अगर, तो क्या वहाँ जा करके नहीं खड़े हो सकते किसानों के साथ में? नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जो है देखिए एक शांतिपूर्वक एक व्यवस्था होती है। देखिए यहाँ कुंभ की बात की तुलना आप उस आंदोलन से हमारे इतिहास में अभी तक ऐसा कभी नहीं रहा कि उग्र भीड़ मेरा एक प्रायोजित मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं रहा कि उग्र भीड़ कभी रही हो और उनका जन नेता उनके बीच में पहुंचे तो उग्र भीड़ उन पर कभी हावी हुई हो। एक घटना आपको बताते हैं, इंदिरा गांधी जेएनयू के चुनाव के समय में जब सीताराम येचुरी जो इस समय आपके CPIML के बड़े CPIM में हैं, उसमें बहुत बड़ा आंदोलन जेएनयू में था और इंदिरा गांधी के साथ के लोगों ने कहा कि आप अपना काफिला दूसरी तरफ से ले जाइए। तो इंदिरा जी ने कहा कि क्या वहाँ पर बैठे हुए लोग दूसरे देश से आए हैं? कहें नहीं, वो जेएनयू के छात्र हैं। और वहाँ पर वो पहुँचती हैं, वहाँ हाथ में लिए हुए पत्थर, खड़े छात्रों ने अपने पत्थर फेंक देते हैं और इंदिरा उनसे बात करती हैं। वो तस्वीरें आज भी हैं। प्रधानमंत्री जी खुद को इतना ज़मीनी बताते हैं, इतना नीचे से उठे हैं, चाय बेचे हैं, प्लेटफार्मों पर दौड़े हैं, गरीब है, बहुत कुछ थे। क्या वो जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं? पहली बात तो आपको ये चीज़ आप भी समझदार हैं और जितना आज मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो गैर कांग्रेसी, उन्होंने इतने लंबे कार्यकाल तक अभी किया और हम लोगों के सबकी दुआएं और हम लोगों का पूरा सबका सहयोग हमेशा उनके साथ रहेगा। आने वाले समय में हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे बीच में आए हैं और जिस तरीके से जनता के बीच में बराबर मन की बात के ज़रिए सबसे वो जुड़े रहते हैं, जिस तरीके से वो नए नए इनोवेशन और युवाओं और महिलाओं को आगे करके, बाकी पार्टियों की अगर आप बात करिए, आपने इंदिरा गांधी की बात किया, गांधी परिवार की आप बात करते हैं तो केवल एक गांधी परिवार यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनका केवल पार्टी कांग्रेस की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें या तो सोनिया गांधी बनती हैं या तो राहुल गांधी बनते हैं, उनके अलावा और कोई तीसरा नहीं बन पाता है। गांधी परिवार से हटके तो आप बनाइए। लेकिन उनके बीच में कभी आंतरिक विद्रोह नहीं। सुन लीजिए, सपा की बात होती है तो अखिलेश यादव याद आते हैं, बसपा की बात होती है तो मायावती आती हैं, अन्य जितनी भी पार्टियां हैं केवल परिवारवाद की पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है। यहाँ पे आप भी कुछ भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकती हूँ, हम सब सपना देख सकते हैं। हमको सपने देखना सिखाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो हम इसलिए उनके साथ जुड़े हुए कि एक सामान्य व्यक्ति, एक निचले तबके का व्यक्ति भी संगठन में आगे सपना देख सकता है, वो भी शीर्ष स्तर पर पहुंच सकता है। तो शीर्ष पर पहुंचने के बाद क्या फिर नीचे वालों को देखना बंद कर दे? किसने नहीं देखा है? तो मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या प्रधानमंत्री जी, एक लाइन में मेरा सवाल था, क्या प्रधानमंत्री जी उस जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं जो आज सड़कों पर बेहाल बैठी है? देखिए, और क्या उन्हें जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाते हैं वो, ऐसा नहीं है, कहाँ नहीं गए हैं जनता के बीच में वो, और बराबर जाते हैं। अभी तो ये स्थिति चल रही है, अगर प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो शायद भीड़ चली जाए। तरीका होता है किसी चीज का, वो तरीका क्या हो सकता है? आप बिंदुवार बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बस नहीं बिल हटाओ, नहीं एक्ट हटाओ, नहीं ये काला कानून है, नहीं ये नीला कानून, पीला कानून, ऐसे कहने से नहीं होता। तो उसी का स्पष्टीकरण, बिंदुवार आप स्पष्टीकरण तो दीजिए, उसमें क्या मतलब कौन से बिंदुवार बताइए, कौन सी चीजें गलत है। वो बिंदुवार बात नहीं करते हैं, देखिए वो बिंदुवार बात ही नहीं करते, वो बस कहते हैं एक्ट हटाइए, काला कानून है, अरे काला कानून में कौन सी चीज गलत है, आप इसकी तो चर्चा करिए। जो महंगाई के स्तर जो इस समय पे बढ़ता जा रहा है, मैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैम पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और मैम गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी दर मैम हाई लेवल पे इस समय। ये बड़ा प्रश्न है। गाड़ी आपने भी ली है, कितनी दिन चली पता नहीं, खड़ी है वो आपकी गाड़ी, पेट्रोल कहाँ से लाएंगी 100 रुपए का? देखिए ये तो व्यक्तिगत आप सवाल पूछ रहे हैं।
दरअसल व्यक्तिगत ये हो सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत सवाल समग्र ही इसलिए है क्योंकि आपके पास भी गाड़ी है, हमारे पास भी गाड़ी है। आपके पास अगर पैसे हो तो हो सकता है बाहरी फंडिंग से पैसे हो, अगर नहीं है तो फिर कैसे चलेंगी आप बताइए। आप कैसे कह सकते हैं? वही कह रहे हैं ना कि अगर आप नॉर्मल लाइफ जी रही हैं तो एक नॉर्मल लाइफ जीने वाला कैसे चलेगा। मैं ये एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बतौर एक नागरिक। मैं क्षेत्रीय मंत्री किसी पद से नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे चीज़ें हमारे बीच में जब कोई भी राष्ट्र का विकास होता है तो ऐसा नहीं है कि हमारे बाप दादा पिताजी वगैरह और बाबा जी वगैरह 10 रुपए में गुजारा करते थे, वो 10 रुपए हमेशा चलता रहेगा। जब राष्ट्र का विकास होता है ना, तो वैसे ही आपके वेतन भी बढ़ते हैं, महंगाई भत्ते भी बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमें राष्ट्र की उन्नति की ओर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर पेट्रोल का दाम पहली बार तो ऐसा नहीं कि पहले जब हम मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले मैं जब स्कूटी चलाती थी, और आज भी चला रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, तो 30 रुपये 25 रुपये लीटर पेट्रोल रहता था। तो क्या वो 30 रुपये आज भी रहा? ऐसा नहीं है। महंगाई तो दर अपनी दर से धीरे धीरे वो बढ़ता ही है। हाँ, 6 साल में इतना तेजी से बढ़ना, ये जो आंकड़ा है एक तरीके से ग्रोथ करने का जो रेट आपको ऐसा लग रहा है महीने में जो गैस के 300 रुपये। अच्छा, हमें लग रहा है, चलिए ठीक है, पुरानी सरकारों पे आपने कहा, मोदी जी के चुनाव के समय में 2013 का दौर याद करिए, शायद आपको भी पता हो, सारे बैनर और होर्डिंग पर यही होता था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उस बैनर पर ये कोटेशन लिखे जाते थे, बगल मुस्कुराता हुआ प्रधानमंत्री जी का चेहरा था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य कर दिया है और जो कार्य कर रहे हैं, हमारा असली जो अंत्योदय, जैसे पंडित दीनदयाल जी कहते थे कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का विकास, उस अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का विकास के लिए कभी भी कांग्रेस ने नहीं सोचा। कांग्रेस ने केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने लोगों को आगे बढ़ाया। अंत्योदय तो गांधी का दिया हुआ था शब्द। हाँ, गांधी जी तो गांधी जी के, हाँ, क्या दीनदयाल का आपने नाम लिया? गांधी जी, भाई गांधी जी और पंडित दीनदयाल जी क्या अलग थोड़ी ना है। ऐसा नहीं है कि विचार जो अच्छी चीज़ है, हम कांग्रेस की भी अच्छी चीज़ों को मानते हैं। मनरेगा उन्हें राजीव गांधी जी के द्वारा आया, तो मनरेगा हम लोगों ने भी उसको आगे बढ़ाया, और बल्कि ये ऐसी जो अच्छी चीज़ें हैं हमें स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे और है। पंडित दीनदयाल की भी बात की, गांधी की आपने बात की। आप शहर प्रयागराज में हैं इस समय। प्रयागराज में बड़ा चौराहा है, बालसन चौराहा। मेरा एक प्रश्न है अर्चना जी आपसे, ये सवाल शायद आपके भी दिमाग में पता नहीं गूंज रहा होगा या फिर नहीं, प्रयागवासियों का भी बहुत बड़ा सवाल है। आपकी पार्टी का नहीं हो सकता, एंटी पार्टी के लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं। दीनदयाल की मूर्ति को फ्रेम से ढांका गया है, कांच से बहुत अच्छे से सजाया गया है, वहीं पर गांधी की प्रतिमा खुले में है। आप किसी शहर में हैं, ये सवाल आप बताइए कि कैसे एक राष्ट्रपिता बड़ा या दीनदयाल? भाई देखिए, ये उन्होंने मांग किया था जिस समय उसको कवर किया जा रहा था। मैं आपको बता दूं, कवर किया जा रहा था तो सारी मूर्तियों को कवर किया जा रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस वालों ने, उन लोगों ने हो हल्ला किया, हंगामा किया। उन्होंने कहा नहीं, इनकी मूर्ति खुली रहेगी, यहाँ पे हमें उनको ढकने की आवश्यकता नहीं है, उनको हवा लगनी चाहिए, ये होना चाहिए। तो उस पर जो है उनके, हाँ, तो ये उनके हो हल्ले की वजह से जो है उस चीज़ को फिर वैसे छोड़ा। ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पक्षपात हो रहा है या हम, भाई आप एक बात बताइए, आज महानगर में जितनी चौड़ी सड़कें आपको देखने को मिल रही है, जितना सौंदर्यीकरण आपको देखने को मिल रहा है, जितना जो है भूमाफियाओं पे जितना एक्ट, जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और जो स्वच्छ और एक बढ़िया माहौल आज आपको देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से देखिए इस चीज़ को आप नकार नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल स्वच्छता के जो मायने थे, स्वच्छता का जो एक कह सकते हैं कि स्लोगन है, या गांधी का जो ये सपना था, ये आपको तो पूरे देश में ये बदलाव है, ये सरकार की एक बड़ी देन है, उपलब्धि है। रियल वर्क जो किया है, उसे जनता भी स्वीकार करती है। पहली बार आजाद भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये रियल वर्क किया जा रहा है। एक शब्द इस सत्ता से बहुत जुड़ा है, अभी बीच में भी आपने नाम लिया, राष्ट्र। भाजपा के हिसाब से राष्ट्र क्या है? अखंड भारत। अखंड भारत अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ नेपाल भी हमारा था, अफगानिस्तान भी हमारा था, श्रीलंका भी हमारा था। आप अखंड भारत की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया? पाकिस्तान भी हमारा ही था, लेकिन मानते नहीं उनको। आप उनकी 5 पीढ़ियों के नाम पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। हमारी 10 पीढ़ियों के नाम पूछिए, हम सब बताएंगे। तो वो तो जग जाहिर है कि वो भारत से कट कर बना है। हाँ, कट के बना ना, तो वो है तो अखंड भारत में ही ना, तो वो एक दिन आएगा, वो भी हमारे हिस्से में आ जाएगा। मतलब पूरा प्लान है कि भाजपा अगर सरकार रही तो पाकिस्तान आप ले लेंगे। अखंड भारत में थे और अखंड भारत का ही हमारा सपना है, और वो अखंड भारत होगा, और निश्चित ही होगा, क्योंकि भारत का जन जन वासी और प्रत्येक नागरिक ये जान चुका है कि अगर कहीं भी हमारे राष्ट्र का
जो मूल विकास अगर संभव है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। पंचायत चुनाव को लेकर आपकी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं आप अपनी पार्टी में? पंचायत चुनाव को लेकर आगामी जो पंचायत चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय चुनाव होने हैं, वह हमारे यहाँ बहुत सारी उसकी प्लानिंग हो चुकी है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत, जैसे अगर हम बात करते हैं तो 58,000 से ज़्यादा जो है प्रधान के प्रत्याशी होंगे। लगभग 5,051 जिला पंचायत वार्ड के प्रत्याशी हैं। 826 जो हैं हमारे ब्लॉक स्तर के यानी ब्लॉक प्रमुख वाले प्रत्याशी हैं। 75 जिलों में ये जिला पंचायत के प्रत्याशी होंगे, जिसमें किस आधार पे चुन रहे हैं आप उनको? किस आधार पे उनको मैदान में भेजने वाले हैं? किस आधार पे? क्या खासियत, विकास के क्या मापदंड होंगे? और हमारे यहाँ पहले वाला बूथ तरीका नहीं रहेगा जो सपा काल में, अभी तो सपा काल का ही चला है, जो प्रधान चला है। तो जो सपा काल का चला है तो उस समय क्या होता था, ना पढ़ाई लिखाई देखी जाती थी, ना उसका स्वच्छता, मतलब कोई भी ऐसा उसका बैकग्राउंड देखा जाता था। वो गुंडा है, माफिया है, एक विशेष जाति से अगर वो संबंध रखता है तो ऐसे लोगों को ही केवल प्रधानों में रखा गया। लेकिन अब हम जातीय समीकरण हो, धार्मिक समीकरण हो, आर्थिक समीकरण हो, या महिला है, किसी भी वर्ग का है, चाहे वह पिछड़ा हो, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो, चाहे वह सवर्ण हो, तो हर तरीके की एक तरह से पूरी तैयारी करके उसको लड़वा रहे हैं। दूसरी चीज़ है, इसमें मूल बात यह है कि पढ़ा लिखा प्रत्याशी हमारे बीच में आएगा, एक स्वच्छ छवि का व्यक्ति आएगा जिसको गांव वाले खुद भी स्वीकारेंगे। हम ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर थोप रहे हैं, थोप नहीं रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शासन रहेगा, जिससे जो गांव का मूल विकास होता है, हम जिसको कहते हैं कि एक समग्र विकास, गांव का पूरा समग्र विकास उसमें होगा और आदर्श गांव के रूप में वह निखर के आपको आगे दिखेगा। आदर्श गांव की स्थिति केवल ऐसा नहीं कि अभी क्या है, हम प्रयास में, जैसे हमारी सरकार प्रयास कर रही है तो कुछ गांवों को आदर्श गांव के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन आने वाले समय में कुछ गांवों को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रत्येक गांव आदर्श गांव के रूप में होगा। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? क्या लगता है अब की बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी आपकी यूपी में? बिल्कुल, इस बार पूर्ण बहुमत, जितनी पिछली बार सीटें रही है, मैं मान के चलती हूँ 403 विधानसभा हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में है और 12 विधानसभा आपके प्रयागराज में आती हैं और 9 विधानसभा हमारे पास है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आने वाले समय में ये 403 की 403 हमारी झोली में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही जाएगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कार्य हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं और लगातार इतनी तेज़ी से विकास हो रहे हैं जो आज़ादी के बाद से आपने कभी देखा नहीं होगा। पिछले 100-1000 सालों में आप चले जाइए, आज का ही मैंने दैनिक जागरण का आर्टिकल पढ़ा था, तो 1000 सालों का विकास और इधर 10 सालों में जिस तरीके से और पिछले 1 साल में जो स्पीड पकड़ी हुई है वो विकास कभी भी देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके से, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपना उदाहरण दे देती हूँ, सांच को आँच नहीं, हम एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे यहाँ कोई ना मायके में पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ही ससुराल में कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। एक विचारधारा की बात है, एक राष्ट्रवाद की बात होती है केवल, और एक हमें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं, एक ऐसी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं जहाँ पे परिवारवाद नहीं होता, जहाँ जातिवाद नहीं होता, जहाँ संप्रदायवाद नहीं होता, जहाँ कोई भी किसी तरह का वाद नहीं होता है और हम राष्ट्र के लिए हमें कुछ करने का अवसर मिल रहा होता है, जहाँ हम निष्पक्ष लोगों को चुनाव में प्रधान, चाहे वो प्रधान हो, पार्षद हो, क्योंकि जो गांव और अर्बन एरिया दोनों तरह के चुनाव थोड़े से भिन्न हैं, इस पे भी हमारा आज कुछ बात भी चल रही थी कि ये दोनों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहले की प्रक्रिया जो बनी हुई है 73वां जो संशोधन हुआ, जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं रूरल एरिया में, वहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष क्या है, वो डायरेक्ट चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है और ब्लॉक प्रमुख भी वैसे इनडायरेक्ट होता है। लेकिन जो अर्बन एरिया, नहीं, वो जो पंचायत सदस्य होते हैं उनके उससे, और इसी तरह ब्लॉक के जो सदस्य होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। लेकिन जो अर्बन एरिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, पार्षद और मेयर दोनों का डायरेक्ट चुनाव होता है। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट चुनाव दोनों जगह होना चाहिए। ये एक सुझाव मैंने आपके चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास किया है जी, कि दोनों डायरेक्ट होने चाहिए, जनता के माध्यम से सीधे चुन के आने चाहिए। तो आने वाले समय में बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत सारे
कार्य होंगे और हमें गर्व महसूस होता है। मैं पुनः वही बात कहूँगी कि हमें गर्व महसूस होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली और जहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, हमें भी पार्टी के साथ जुड़ के एक अच्छा कार्य करने का, एक अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलता है। हम भी सपने देखते हैं कि हम भी अगर हम मेहनत करेंगे और निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से अगर हम संगठन के साथ लगे हुए हैं, राष्ट्र के विकास में हम सहयोग करते हैं, तो आने वाले समय में हमें भी उचित स्थान प्राप्त होगा। और निश्चित ही संगठन की बहुत सारी आंखें होती हैं, कोई ना कोई आपको वॉच कर रहा होता है। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनने जा रही है क्या अब की बार? क्या आभास हो रहा है? काफी पश्चिम बंगाल में आपको आने वाला समय दिखाएगा। वहाँ भाजपा ही भाजपा लहराएगी और संगठन ममता के तो गई है। ममता का जिस तरीके से ममता दीदी हमारी जो है पैर तोड़ने का नाटक करके और जो है वो भावनात्मक रूप से इमोशनल वोट लेने के प्रयास कर रही हैं। और आप ये बताइए, पहले उन्होंने आरोप लगाया वो खंबे से टकराई हैं, उनकी कार का दरवाजा खुला था, पैर लटका के वो अपना चुनाव प्रचार कर रही होती हैं और खंबे से टकरा के, और जिस तरीके से उनको चोट लगी, वो चोट उनकी अपनी रैली से और अपनी भीड़ भाड़ की होने की वजह से लगी है। उन्होंने आरोप लगा दिया भाजपा के ऊपर। चुनाव आयोग ने खुद इस चीज़ को क्लियर कर दिया और कह दिया कि नहीं, ये इनका एकमात्र एक एक्सीडेंट था, इसमें कोई हमला वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी वो उस टूटे पैर से अभी तो उन्होंने प्लास्टर चढ़वाया और एक ही दिन में वो प्लास्टर से उतर गया, उनका बैंडेज वगैरह, क्रैप बैंडेज वगैरह चढ़ गया और वो चल के गई, गाड़ी में बैठी और चल के गाड़ी में बैठी, दूसरे दिन से व्हील चेयर पे बैठ गई। आप ये सोचो, किसी का पैर टूटा होगा तो वो चल के जाएगा, गाड़ी में बैठेगा? और अमित शाह पर जो हमला हुआ था वो भी है, वो तो रियल हुआ है। वो रियल है, ये बोला था? नहीं, गलत तो आपके भैया, आपके वीडियो बता रहे हैं वहाँ के, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, आपके चैनल वाले ही बता रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हो। चलिए, आपको बंगाल चुनाव आपके सामने और इसी तरह से 5 राज्य हैं जो आपके सामने हैं, आपकी सरकार है और आप शुभकामनाएं दे रही हैं। आप लोग की मेहनत है, वो मेहनत देखी जाएगी किस हिसाब से रंग लाती है। तो इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम में हमारे साथ आज थी क्षेत्रीय मंत्री काशी क्षेत्र की अर्चना शुक्ला जी। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज हमने अपने सहयोगी दीपक यादव के साथ बात किया। प्रेस वार्ता लाइव कार्यक्रम से आप सभी जुड़े रहिए। आगे हम